हेलो गाइस, वेलकम टू प्रगति आइडिया। आज हम क्लास 7th के चैप्टर 6 हिस्ट्री के चैप्टर 6 जिसका नाम है टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन, उसके पार्ट 4 को करेंगे। इस पार्ट में हम करेंगे बिग एंड स्मॉल ट्रेडर्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल। There were many kind of traders. These included the Banjaras. Several traders, especially horse traders, formed association with headmen who negotiated on behalf of with warrior who bought horses. ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो ये ट्रेडर्स थे ना, इनके टाइप बहुत होते थे, मतलब ये बहुत सारे तरह के होते थे। दूसरा ये कहता है कि बेसिकली मतलब स्पेशली जो है इसमें बंजाराज जो थे उनको शामिल किया जाता है। बहुत सारे ट्रेडर्स जो है ना, जो स्पेशली हॉर्स की ट्रेडिंग करते थे, हॉर्सों को मतलब घोड़ों को खरीदने और बेचने का काम करते थे, वो व्यापारी उन्होंने अपनी फॉर्मेशंस एसोसिएशंस बना ली थी। ठीक है, और इस एसोसिएशन का एक हेड होता था। इस हेड का काम होता था नेगोशिएट करना ऑन द बिहाफ ऑफ देयर ट्रेडर्स। उन सारे ट्रेडर्स के बिहाफ पर ये हेड जो है ये नेगोशिएट करता था, बातचीत करता था। किसके साथ? वॉरियर्स के साथ, हु बोट हॉर्सेज, जो घोड़ों को खरीदते थे। क्लियर? अब कहता है सिंस ट्रेडर्स हैड टू पास थ्रू मैनी किंगडम्स एंड फॉरेस्ट, दे यूजुअली ट्रेवल्ड इन कॉर्नवान्स एंड फॉर्म्ड गिल्ड्स टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। There were several such guilds in South India from the 8th century. कहता है कि जबकि ये व्यापार जो ये ट्रेडर्स होते थे ना, ये इनको क्या होता था, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए इन्हें बहुत सारे स्टेट्स में से जाना पड़ता था और फॉरेस्ट में से भी जाना होता, जंगलों में से भी गुजरना पड़ता था। इसलिए ये आमतौर पर जो है ग्रुपिंग बन के है कॉर्नवास, या कहें कि जिसको उस टाइम कॉर्नवास क्या होते हैं, काफिले बनाना, यानी कि ग्रुप बना के या चलते थे, जिसको क्या बोला जाता था? गिल्ड बोला जाता है। फॉर्म गिल्ड टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। वो अपनी रक्षा करने के लिए, अपने व्यापार संघ है उसको बचाने के लिए ये गिल्ड बना लेते थे। क्लियर? स्पेशली जो है साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में की अगर हम बात करें 8th सेंचुरी में और उसके बाद में आने वाले में, ऐसे बहुत सारे इन गिल्ड्स की फॉर्मेशन हो चुकी थी। ओके, द मोस्ट फेमस बीइंग द मणिग्रामम एंड नंदी देसाई। ठीक है, तो ये नाना देसी, ये दो मतलब अगर उस टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो दो फेमस ऐसे गिल्ड बने हुए थे। एक का नाम था मणिग्रामम, दूसरा नाना देसी। These guilds traded extensively both within the peninsula and with Southeast Asia and China. ये जो गिल्ड्स थे ये बेसिकली कॉन्टिनेंट में जो पेनिनसुलर वाला यानी कि जो साउथ वाला एरिया वहाँ पर, और साउथ ईस्ट एशिया में ऊपर, और दूसरा चाइना में, इन एरियाज में ट्रेडिंग का काम करते थे। क्लियर? इसके बाद देयर वर आल्सो कम्युनिकेट लाइक चित्राज चैत्रियार एंड मारवाड़ी ओसवाल। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि इन दो ग्रुप के अलावा, दो गिल्ड्स जो ये फेमस गिल्ड थे, इसके अलावा दो और बड़े जो हैं ग्रुप आए थे, एक चेटियार और दूसरा मारवाड़ी ओसवाल। ठीक है, ये दो ग्रुप और भी एक्स्ट्रा बन गए थे। फिर आगे चलकर इस तरह से बाद में जो ये चेटियार और मारवाड़ी थी, ये आगे चलकर प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप ऑफ द कंट्री, ये बाद में बिकम बने थे। ये बेस जो मेजर कंट्री के जो ट्रेडिंग ग्रुप थे ना, महान प्रधान व्यापारी ग्रुप जो है वो यही बने थे। गुजराती ट्रेडर्स इंक्लूडिंग द कम्युनिटीज ऑफ हिंदू बनियास एंड मुस्लिम बोहराज। अब जो गुजराती ट्रेडर्स थे उसमें 3 कम्युनिटी के लोग आते थे, हिंदू, बनिया और मुस्लिम बोहराज के। ठीक है, ट्रेडिड एक्सटेंसिवली विद द पोर्ट्स ऑफ द रेड सी। ठीक है, ये ट्रेडिंग का काम कहाँ पर करते थे? ये बेसिकली जो पोर्ट साइड था ना, रेड सी के का जो पोर्ट एरिया था वहाँ पर ट्रेडिंग का काम करते थे। पर्शियन गल्फ एंड ईस्ट एशिया अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। अब ये कहाँ पर करते थे? एक तो ये करते थे लाल जो सागर है, रेड सी जो होते हैं उसके पोर्ट पर। ठीक है, फ्रेंच की जो बे थी वहाँ पर, और ईस्ट अफ्रीका था, और साउथ ईस्ट एशिया और चाइना। देखो साउथ ईस्ट एशिया और चाइना में तो दो ग्रुप चट्टियार और ये भी करते थे, चट्टियार और नाना देसी भी करते थे, लेकिन इसके अलावा ये 3 जगह और एक्स्ट्रा भी करते थे। रेड सी की पोर्ट पर, फ्रेंच बे पर, और
ईस्ट अफ्रीका में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। दे सोल्ड टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस इन दिस पोर्ट्स एंड एक्सचेंज ब्रॉट गोल्ड एंड इवोरी फ्रॉम द अफ्रीका, स्पाइसेस, टीन, चाइनीज ब्लू पोट्री एंड सिल्वर फ्रॉम साउथ ईस्टर्न चाइना। अब ये जो है ये बेस मेजर है कि वो क्या बेचते थे और क्या खरीदते थे। तो ये बेचते थे टेक्सटाइल और स्पाइसेस, यानी कि कपड़े और मसालों का व्यापार करते थे। ये बेचने जाते थे कपड़े और मसाले, लेकिन एक्सचेंज में खरीद के क्या लेके आते थे, ब्रोट, एक्सचेंज में बदले में खरीद के क्या लेके आते थे, गोल्ड, सोना और इवोरी। ठीक है, हाथी दांत जिसको हम बोलते हैं, अफ्रीका से। ठीक है, और मसाले, स्पाइसेस लेते थे, स्पाइसेस, टीन और चाइनीज ब्लू पोट्री। ठीक है, चाइना में जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं वो फेमस होते हैं। ठीक है, तो वो चिकनी मिट्टी जो वो होती है ना, उसको नीले बर्तन जिसको हम बोलते हैं वो चीज़। दूसरा सिल्वर जो है वो साउथ ईस्ट एशिया से लेते थे। क्लियर? क्या खरीदते थे, बेचने क्या जाते थे, कपड़े और मसाले, और खरीद के क्या लाते थे, सोना खरीद के लाते थे, हाथी दांत खरीद के लाते थे। तीसरा जो है चाइनीज ब्लू पोट्री है वो खरीद के लाते थे, सिल्वर खरीद के लाते थे, टीन जो है मेटल, ये मेटल्स जो है ये खरीद के लाते थे। देखो टीन का नाम हमने ब्रॉन्ज मेटल का जो बेल पढ़ी थी हमने, वो मूर्ति देखी थी, उसमें भी इसका आता है कि ब्रॉन्ज टीन और उसके मिक्सर से बनी हुई, तांबा और पीतल से मिलकर बनता है कांसा, है ना। द टाउन ऑन द वेस्ट कोस्ट वर होम टू अरब, पर्शियन, चाइनीज, जेविस एंड शेरियन चित्रिशियन ट्रेडर्स। ठीक है, क्रिश्चियन ट्रेडर्स, ये क्या कहते हैं कि जो वेस्ट कोस्ट थी ना हमारी, अगर हम बात करें अभी इंडिया के वेस्ट कॉर्नर में, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और इधर केरला, कर्नाटका, गोवा, ये वाला जो लाइन जो वेस्ट एरिया था, उस कोस्ट लाइन में बेसिकली यहाँ पर जो जितने भी टाउन्स बने थे वहाँ पर अरबी, फारसी, चीनी, क्रिश्चियंस और सीरियाई, ये सारे लोग आकर बस गए थे। रेड सी की फोर्ट जो थी वहाँ पर बेचे जाने वाला जो इंडियन मसाले, स्पाइसेस और जो कपड़े थे ना, वो इटली वाले जो ट्रेडर्स थे, इटली के ट्रेडर्स उनको मतलब ज़्यादा खरीदते थे, और वो ले जाकर कहाँ पर बेचते थे, यूरोपियन मार्केट में, यूरोपियन मार्केट में इनको जाकर बेच देते थे। क्लियर? ये रेड सी पोर्ट वर परचेस्ड बाय द इटालियन ट्रेडर्स एंड इवेंचुअली रीच्ड यूरोपियन मार्केट्स। ठीक है, तो ये जो हम कहें इटालियन जो ट्रेडर्स थे, ये एक तरह से इंटरमीडिएटर का काम करते थे। इंडियंस जो ट्रेडर्स थे उनसे मसाले और कपड़े ये दोनों खरीद के ले जाते थे और यूरोपियन मार्केट में उसको जाकर बेच देते थे। क्लियर? यूरोपियन मार्केट में जैसे आप इसमें बताया है कि जो हमारा एरिया है ये जो है ये फैचिंग वेरी हाई प्रॉफिट्स, और इससे इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी गेन होता था। स्पाइसेस ग्रोन इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, जो हमारा इंडिया है, हमारा जो कॉन्टिनेंट था उसका जो क्लाइमेट है वो कैसा है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। तो यहाँ पर जो स्पाइसेस है ना वो अच्छे मतलब तैयार किए जाते हैं, जैसे पीपर और सिनेमन, नटमग, ड्राइड जिंजर एक्सेट्रा, यानी कि काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ, ये जो मसाले हैं ये हमारे यहाँ पर अच्छे उसमें उगाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। तो इसी वजह से इनकी जो डिमांड थी वो यूरोपियन मार्केट्स में ज़्यादा थी। तो ये इटली ट्रेडर्स जो है, इटालियन ट्रेडर्स हमारे इंडियन ट्रेडर्स से इनको खरीद कर और यूरोपियन मार्केट्स में बहुत अच्छे दाम पर बेच देते थे। became an important part of European cooking and cotton clothes were very attractive। ये चीज़ इन्होंने बताई कि इसकी वजह से जो ये खरीदे जाते हैं, ये मसाले जो बेचे जाते हैं, ये यूरोपियन कुकिंग में मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट थे। और दूसरा कॉटन क्लॉथ जो है वो अट्रैक्शन का एक पार्ट बने थे। द इवेंचुअली ड्रू यूरोपियन ट्रेडर्स टू इंडिया। वी विल शॉर्टली रीड अबाउट द हाउ दिस चेंज्ड इन द फेस ऑफ ट्रेडिंग एंड टाउन्स। तो इससे हमें पता चलता है कि ये सारी चीज़ें इससे इन चीज़ों से ही यूरोपियन जो ट्रेडर्स हैं वो भारत की तरफ खींचे आ गए थे, भारत की तरफ डायरेक्टली। मतलब इनको ये होता था क्योंकि इटालियन क्या करते थे, वो इंटरमीडिएटर का था, यहाँ से लेते और वहाँ जाके बेचते थे, तो उनको प्रॉफिट गेन होता था। तो इसलिए यूरोपियन जो ट्रेडर्स थे ना उनको ये लगा कि हमें डायरेक्टली वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो वो लोग यहाँ पर आते थे। और समय के साथ साथ हमने देखा कि जो ट्रेडर्स और जो टाउन्स है ना ये किस तरह से एक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कमर्शियल टाउन्स के रूप में बन गया, और उसके बाद में धीरे धीरे ये कैसे आगे बढ़ते चले उसके बारे में ये है। ठीक है, आगे के चैप्टर्स में हम ये पढ़ेंगे। अब ये एक
पिक्चर आती है काबुल की, मतलब एक एग्जाम्पल दिया हुआ है काबुल। With its rugged mountains landscape, Kabul in present day Afghanistan become politically and commercially important for the 16th century onwards. Kabul and Kandahar were linked to the celebrated Silk Route. Besides, trades in horses were primarily carried on through its route. In the 17th century, Jean Bespitz-Revere, a diamond merchant, estimated that the horses traders at Kabul amounted of 30,000 rupees annually, which was a huge sum in those days. Camels carried during fruits, dates, carpets, silk, and even fresh foods were from Kabul to the subcontinent and elsewhere. Slaves were also brought here for sale. ये क्या कहता है कि काबुल में मतलब एक वो जो एरिया था वो पहाड़ी एरिया था और एक मतलब ऐसा दृश्य था कि वहाँ पे 16th सेंचुरी में वहाँ पे पॉलिटिकली और कमर्शियली उस रूप से अगर हम देखें तो वो एक फेमस मतलब टाउन बन गया था। काबुल और कंधार जो थे वो रेशम के लिए एक मतलब मार्ग बन गए थे, मतलब आना जाने के लिए एक अच्छा वो बन गए थे और वहीं से मतलब रेशम की ट्रेडिंग की जाती थी। साथ ही ये यहाँ पर जो हॉर्सेज है वहाँ उसका ट्रेडिंग का भी एक मुख्य मतलब पर मेन सेंटर बन गया था। घोड़ों की ट्रेडिंग के लिए भी ये मेन सेंटर बन गया था। 17th सेंचुरी में हीरो का एक सौदागर था, मतलब मर्चेंट था, जो डायमंड की मतलब सेलिंग और परचेजिंग करता था। उस ट्रेडर ने बताया कि उसने जिसका नाम दिया है यहाँ पर जो बैप्टिस्टे ट्रैवनियर, ठीक है, इन्होंने मतलब एक अंदाज़ा लगाया कि काबुल में जो घोड़ों का व्यापार होता है ना, घोड़ों की ट्रेडिंग होती है, वो हर साल में 30,000 रुपये का होता है, जो उन दिनों में एक बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। काबुल से जैसे मतलब मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताज़ा फल ये ऊँटों पर लाद कर ले जाए जाते थे और उस कॉन्टिनेंट में बेचे जाते थे। जो अगर हम बात करें यहाँ पर दूसरे एरियाज़ में इसके अलावा जो गुलाम स्लेव्स जो थे वो भी खरीदे और बेचे जाते थे। जैसे हमने सल्तनत वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो सुल्तान आते थे वो अपने साथ स्लेव्स को लेके आते थे। ओके, तो आज के लिए इतना ही।